तो आइए बच्चों, जन संघर्ष और आंदोलन का आज हम लोग तीसरा भाग पढ़ेंगे और इस भाग में हम लोग इस अध्याय को बिल्कुल समाप्त करेंगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इस टॉपिक्स पर अभी बात करेंगे, लामबंदी और संगठन। तो बच्चों, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से नेपाल में आंदोलन हुआ और किस तरह से बोलिविया में आंदोलन हुआ और किस तरह से वह सफल रहा था। आइए आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लोकतंत्र में उद्देश्य पूर्ति जो होता है, यानी लोकतंत्र में जो जन आंदोलन होते हैं, यानी कि जो संघर्ष होते हैं, उस संघर्ष का तो एक ही लक्ष्य होता है। वो क्या लक्ष्य होता है बच्चों? कि किसी भी तरह से हमारी जो मांगे हैं वो सरकार मान ले। तो सरकार से अपनी मांग को मनवाने के दो तरीके हैं, अपनी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दो तरीके हैं। एक है प्रत्यक्ष तरीका और दूसरा है अप्रत्यक्ष तरीका। देखो बच्चों, प्रत्यक्ष तरीका क्या है? अपनी मांग को मनवाने के लिए या फिर अपनी जो मांग है उसको पूरा करने के लिए एक तरीका है प्रत्यक्ष तरीका। प्रत्यक्ष तरीका देखो क्या होता है। प्रत्यक्ष तरीका हम लोग उसे कहेंगे कि जब आप संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और वह मांग जो है वो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है, तो जो बड़ा जन आंदोलन होता है, लोगों का जो समूह होता है, वे लोग मिल करके कोई राजनीतिक दल बना लेते हैं और जब वह राजनीतिक दल बना लेता है तो फिर चुनाव लड़ता है और चूंकि उस समय उसकी प्रसिद्धि रहती है तो कभी कभी वह जीत जाती है और सरकार भी बना लेती है। और जब उसकी सरकार बनती है तब जाकर के जिस मांग को लेकर के वह आंदोलन कर रहा था वह स्वयं जो है वो कानून बना लेता है। चूंकि जनता तो कानून बना नहीं सकती है, तो कभी कभी होता क्या है कि जन आंदोलन होता है, सरकार उसकी मांग को पूरा नहीं करती है, तो वह जन आंदोलन के जो मुख्य लोग होते हैं वो खुद जो है राजनीतिक पार्टी बनाती है, चुनाव में आती है, चुनाव जीत करके खुद सरकार बना लेती है और इस तरह से फिर वह अपनी जो उसकी जो उद्देश्य था, उसका जो मांग था वो स्वयं पूरा कर लेता है। तो ये हुआ हमारा प्रत्यक्ष तरीका। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अप्रत्यक्ष तरीका क्या है। अप्रत्यक्ष तरीका हम लोग उसे कहेंगे, जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ी है, तो सारे लोग तो राजनीतिक पार्टी बना करके सारे लोग सरकार में जा नहीं सकते हैं, हर लोगों की सरकार तो बनना असंभव है। तो वैसे में होता क्या है कि ये लोग अपना संगठन बनाते हैं और संगठन बना करके दबाव डालते हैं सरकार पर कि मेरा जो उद्देश्य है, यानी मेरा जो हित है, यानी हमारे वर्ग को जो जरूरत है उस पर कानून बनाइए और मेरे फेवर में काम कीजिए। तो होता क्या है, अप्रत्यक्ष तरीका में हम लोग सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। अप्रत्यक्ष तरीका में जो लोग होते हैं, यानी कि जो जन होते हैं, वे लोग वोट करते हैं। वोट किसको करते हैं बच्चों? सरकार को, यानी अपने प्रतिनिधि को। अपने प्रतिनिधियों को वोट करते हैं, उसके माध्यम से सरकार का गठन होता है। अब ये लोग क्या करते हैं, सरकार से अपनी कुछ मांग जो है वो पूरा करने को कहते हैं। हर राजनीतिक दल जो है अपना मैनिफेस्टो जारी करती है कि हम चुनाव जीतेंगे तो यह काम करेंगे, हम चुनाव जीतेंगे तो आपके यहाँ आपको ये सुविधाएं देंगे। जब ये मांग पूरी नहीं होती है, सुविधाएं पूरी नहीं होती है, तो ये जो लोग जो होते हैं वो एकजुट होने लगते हैं, लामबंद होने लगते हैं, संगठन बनाने लगते हैं और फिर वो जन संघर्ष करते हैं। और जब वह जन संघर्ष करते हैं, यानी कि आंदोलन करते हैं, तब जाकर के फिर उसकी मांग पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर जो मांग जो पूरी हुई वो सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें लोगों ने संघर्ष किया था। तो ये अप्रत्यक्ष तरीका था। ठीक है बच्चों, देखो थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें लोग जो है खुद संगठन बनाते हैं, राजनीतिक दल बनाते हैं और सरकार में पहुंचकर खुद जो है वो कानून बना लेते हैं। और अप्रत्यक्ष तरीका में होता क्या है कि लोग जो है वो सरकार बनाते नहीं है, राजनीतिक पार्टी बनाते नहीं है, बल्कि अन्य राजनीतिक पार्टियां, यानी कि विपक्षी पार्टियां या फिर अन्य संगठनों का मदद लेकर के बड़ा जन आंदोलन करते हैं और सरकार को वो मजबूर करती है कि आप मेरे उद्देश्यों को पूर्ति करें। तो ये था हमारा प्रत्यक्ष तरीका और अप्रत्यक्ष तरीका लोकतंत्र का। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हित समूह और दबाव समूह क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण को प्रश्न है बच्चों, ये बार बार जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि हित समूह और दबाव समूह क्या है। दोनों एक ही चीज है। तो देखो क्या है कि एक समान हितों की पूर्ति करने के लिए लोगों द्वारा बनाया गया ऐसा संगठन जो अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है, उसे हम लोग दबाव समूह कहते हैं। देखो फिर से समझ लेते हैं कि दबाव समूह क्या है। तो दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह एक ऐसा संगठन होता है जो किसी खास वर्ग या फिर एक कोई विशेष मुद्दा को लेकर के आता है और सरकार पर दबाव डालती है कि आप मेरा यह काम कर दीजिए। अब देखो इसको हित समूह क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न में कभी कभी यह आता है कि कुछ दबाव समूह का नाम बतावें। तो जैसे में आप लिख सकते हैं अखिल भारतीय किसान संघ। ये किसका संघ है?
किसानों का संगठन है। अब देखो इसको हम लोग हित समूह क्यों कहेंगे, क्योंकि यह किसानों का जो मामला है, जब कोई जन आंदोलन होगा, जब कोई संघर्ष होगा, तो ये किसानों से रिलेटेड है। यानी इस संगठन में सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा बच्चों, किसान रहेंगे। तो इसमें यदि कानून सरकार बना देती है उसके फेवर में, तो इसमें हित किसको होगा, सिर्फ और सिर्फ किसानों को। उसी तरह से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, यानी ये मजदूरों का संगठन है, और यदि यह संगठन जो है सरकार पर दबाव डालेगी और सरकार इसके फेवर में काम करेगी, तो इसमें हित किसका होगा, तो सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का होगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ हित समूह इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह एक ऐसा संगठन होता है जो किसी वर्ग विशेष को फायदे पहुँचाने के लिए जन आंदोलन किया जाता है, सरकार पर दबाव डाला जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं दबाव समूह। अब क्या है, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इस संगठन में सिर्फ कौन जुड़ेंगे, तो विद्यार्थी लोग जुड़ेंगे। जब ये जन आंदोलन करेंगे तो इसका जो फायदा होगा, यानी इसका जो हित होगा, वो किसको होगा, सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को होगा। जैसे विश्व हिंदू परिषद है, तो ये विश्व हिंदू परिषद क्या है, हिंदुओं का एक संगठन है। यदि ये कुछ आंदोलन करती है और सरकार इसके फेवर में फैसला सुनाती है या फिर कानून बनाती है, तो इसका बेनिफिट्स किसको होगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय को होगा। इसलिए दबाव समूह को हम लोग हित समूह भी कहेंगे, क्योंकि दबाव समूह एक ऐसा संगठन होता है जो किसी खास वर्ग के लोगों के लिए जन आंदोलन करता है, जन संघर्ष करता है, और जब सरकार जो है उसके फेवर में कानून बना देती है तो उसका फायदा भी, यानी उसका हित भी उसी संगठन वाले को मिलता है। इसलिए हम लोग दबाव समूह को क्या कहेंगे बच्चों, हित समूह कहेंगे। और एक दबाव समूह जो है कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है, यह लोगों का एक संगठन होता है जो राजनीतिक पार्टी या अन्य संगठनों की मदद लेकर के सरकार पर दबाव डालती है। उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि दबाव समूह क्या है और हित समूह क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि आंदोलन क्या है, दोनों में थोड़ी अंतर है, दबाव समूह और आंदोलन। देखो बच्चों, आंदोलन क्या है कि जब किसी संगठन या फिर अनेक संगठन मिल करके जनता द्वारा समाज के सभी वर्गों के हितों की मांग को लेकर सरकार पर दबाव डालती है, तो वह आंदोलन कहलाती है। देखिए आंदोलन क्या है, इसको सरल भाषा में आप समझ लीजिए। दबाव समूह क्या कर रही थी कि यदि किसानों का संगठन है, किसान का कुछ मुद्दा है, तो सारे किसान लोग मिल करके सरकार पर दबाव डाल रही है। मजदूरों को कुछ समस्या हो गई तो उसके लिए है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। विद्यार्थियों को कुछ समस्या है तो उसके लिए है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। कुछ हिंदुओं का कुछ धार्मिक मामला है तो उसके लिए है विश्व हिंदू परिषद। अब आप लोग यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर ये लोग जो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, यदि ये सरकार इसके फेवर में काम भी करती है तो इसका फायदा जो है सिर्फ एक संगठन को होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को होगा। लेकिन आंदोलन क्या होता है कि आंदोलन जब कोई एक संगठन करता है या फिर अनेक संगठन या खुद जनता जो है एकजुट होकर के करती है, तो उसमें वह मुद्दा होता है जो सारे लोगों के हित में हो, उसी को हम लोग कहेंगे आंदोलन। सरल भाषा में हम आपको यहाँ पर समझाते हैं कि आंदोलन क्या है। जब कोई राष्ट्रवादी मुद्दा लेकर के, ऐसा मुद्दा जो पूरे राष्ट्र के लिए बेनिफिट्स हो, वैसी मुद्दा लेकर के जब कई संगठन या फिर राजनीतिक दल या फिर स्वयं जनता जन संघर्ष करती है और जब सरकार उसके फेवर में फैसला सुनाती है, तो होता क्या है कि उसका लाभ जो है वो सबों को मिलता है। इस प्रकार के जन संघर्ष को हम लोग आंदोलन कहते हैं। जैसे नेपाल में हुआ था कि वहाँ पर जो लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोगों ने संघर्ष किया, अनेक संगठन आए, 7 पार्टी अलायंस, 7 दल के लोग एक साथ मिलकर के आया, और ये सारे लोगों ने जब वहाँ पर बड़ा जन आंदोलन किया और राजतंत्र से फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो बताइए वहाँ पर किसको फायदा हुआ? किसी एक खास जन संगठन को तो फायदा नहीं हुआ, वहाँ पर लगभग सभी नागरिकों को, लगभग क्या 100% नागरिकों को वहाँ पर लाभ हुआ, चाहे वह कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो या फिर कोई भी समुदाय का हो, तो सारे लोगों को जो है वहाँ पर लाभ हुआ। तो इस प्रकार के मुद्दे पर यदि कोई जन आंदोलन होता है, जन संघर्ष होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? आंदोलन। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दबाव समूह या आंदोलन का राजनीतिक पर क्या असर पड़ता है, यानी दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं, क्यों जरूरी है दबाव समूह का होना और क्यों जरूरी है आंदोलनों का होना, और उसका क्या असर पड़ता है राजनीति पे यानी सरकार पर। तो आइए हम लोग टॉपिक वाइज पर देखते हैं। तो सरकार को निरंकुश होने से बचाता है। जब दबाव समूह होते हैं और जब आंदोलन होते हैं तो सरकार जो है वो निरंकुश होने से बचता है। यानी जैसे हम लोग यह समझ सकते हैं कि यदि कोई एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों को जन संघर्ष करने की आज़ादी ना हो, जहाँ के लोगों को आंदोलन करने की आज़ादी ना हो,
जहाँ के लोगों को कोई संगठन बनाने की आज़ादी ना हो और एक ही पार्टी हो और वह हमेशा जो है वो सत्ता पर कायम रहे। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर तानाशाही आ जाएगी। जो सरकार चाहेगी वही होगा। यदि सरकार कुछ गलत कानून बना देती है तो चूंकि लोगों के पास जब दबाव समूह नहीं होगा, लोगों को आंदोलन करने का अधिकार यदि नहीं होगा, तो होगा वहाँ पर क्या कि तानाशाही सरकार आ जाएगी, जैसे हिटलर के समय में हुआ था। वर्तमान में हम लोग उत्तर कोरिया को थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो दबाव समूह या आंदोलन के होने से होता क्या है कि सरकार को निरंकुश होने से बचाया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है हर लोकतांत्रिक देशों में दबाव समूह का होना और फिर आंदोलनों का होना। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं और क्यों जरूरी है। दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि कई तरह के संगठन होने से किसी खास वर्ग का आधिपत्य नहीं हो पाता है। होता क्या है कि जब कई प्रकार के दबाव समूह होते हैं, कई प्रकार के जब संगठन होते हैं, तो कोई खास वर्ग का जो प्रभुत्व है यानी कि अधिपत्य जो है वो देश पर कायम नहीं हो पाता है। यानी किसी एक वर्ग या फिर किसी एक समुदाय के लोगों का बोलबाला जो है वो सरकार पर नहीं होता है, जो कि अच्छी बात है। किसी एक जाति धर्म खास समुदाय के लोगों का देश में बोलबाला होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे होगा क्या कि उससे जो दूसरे जाति धर्म के लोग रहेंगे या फिर दूसरे समुदाय के लोग रहेंगे, उसमें देशभक्ति भावना जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए हमारे देश में देखिए कोई हिंदू है तो उसका अलग संगठन है, मुस्लिम है तो उसका अलग संगठन है, मजदूर है तो उसका अलग संगठन है, छात्रों का अलग संगठन है, अध्यापकों का अलग संगठन है, व्यवसायियों का अलग संगठन है। इससे होता क्या है कि सारे संगठन के लोग जो है अपनी अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में सफल हो पाते हैं। और कोई एक वर्ग के लोग जब दूसरे वर्ग के लोगों पर किसी भी प्रकार की समस्या खड़ा करते हैं तो दूसरे समुदाय के जो लोग होते हैं उस पर क्रिएशन कर लेते हैं। और दबाव समूह जो है भ्रष्टाचार होने की संभावना कम होती है। जब देश में दबाव समूह होते हैं और आंदोलन काफ़ी तेज गति से होता है तो सरकार भी जो है भ्रष्टाचार कम करती है, क्योंकि सरकार इस बात से सतर्क रहती है कि यदि हमने जरा सा भी भ्रष्टाचार किया तो संभावना ये हो सकती है कि लोग जो है जन आंदोलन करेंगे, या फिर अनेक संगठन के जो लोग हैं, विपक्षी पार्टियां खास करके, या फिर जो वैसे दल के लोग जो सरकार से खुश नहीं है, वे लोग जो है बड़े बड़े जन संघर्ष को कर सकते हैं। इसलिए होता क्या है कि दबाव समूह या आंदोलन होने से भ्रष्टाचार होने की संभावना जो है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है। और चूंकि हम सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार जो है आजकल अपने चरम पे है, कितनी अधिक भ्रष्टाचार होती है। तो और ये खास करके जब भ्रष्टाचार अधिक होती है तो उसका खामियाजा जो है जनता को भुगतनी पड़ती है। जैसे एक कहीं हमने आर्टिकल पे पढ़ा था कि भारत का एक सांसद जो है एक बार अमेरिका गया और एक अमेरिकी सांसद से मिला। उन्होंने जब उसका घर गया तो उन्होंने पूछा, वाह इतना शानदार घर। तो उन्होंने बोला कि हाँ, बोला कि बहुत जल्दी आप डेवलप कर गए। तो उन्होंने एक नदी की ओर इशारा करते हुए बोला कि आप, अमेरिकी सांसद जो था वो भारतीय सांसद को एक नदी की ओर इशारा करते हुए बोला कि वो नदी आप देख रहे हैं? बोला हाँ देख रहे हैं। उसमें आपको पुलिया नज़र आ रहा है? बोला हाँ पुलिया नज़र आ रहा है। उसका 10% यानी उसका 10% जो है पर रुपया जो है उस सांसद को मिला हुआ था, जिसको हम लोग करप्शन ही कह सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा उस पुलिया में खर्च होना था, उसका 10% जो है उस अमेरिकी सांसद ने यूज कर लिया था। फिर 2-4 साल के बाद भारतीय सांसद ने उस अमेरिकी सांसद को अपने देश में आमंत्रण किया। जब उन्होंने उसका घर देखा, अमेरिकी सांसद ने भारतीय सांसद का घर देखा, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही शानदार घर है, लग्जरियस घर है, अच्छे अच्छे गाड़ियाँ हैं उसके घर में, कई नौकर चाकर हैं। तो उन्होंने बोला आप तो हमसे भी ज़्यादा डेवलपमेंट कर गए हैं। तो भारतीय सांसद ने उसको नदी की ओर इशारा करते हुए बोला कि यहाँ पर आपको एक पुलिया नज़र आ रहा है, नदी नज़र आ रहा है? बोला हाँ। बोला आपको उसमें पुलिया नज़र आ रहा है? बोला नहीं। तो बोला उसका 100%। तो बच्चों क्या कह सकते हैं हम लोग कि करप्शन कभी कभी इतना अधिक होता है कि कागज में तो लिखा जाता है कि यहाँ पर ये काम जो है संपन्न हो गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो काम नहीं होता है और 100% पैसा जो है वो करप्शन का शिकार हो जाता है। तो दबाव समूह और आंदोलन जब होती है ना तो भ्रष्टाचार होने की संभावना भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। और आगे हम लोग क्या, दबाव समूह और आंदोलन का क्या असर है कि कभी कभी आंदोलन नए राजनीतिक दल का गठन करती है। कभी कभी जब कोई आंदोलन होता है, कोई जन संघर्ष होता है, दबाव समूह खूब जन संघर्ष करती है, सरकार मानने को तैयार नहीं होती है, तो वो सारे दबाव समूह या फिर संगठन के लोग मिल करके एक राजनीतिक दल का सृजन कर देती है। जैसे आम आदमी पार्टी का नाम सुने होंगे, वो भ्रष्टाचार को लेकर के दबाव डाल रही थी सरकार पर। सरकार ने जो है उनके मांगों को पूरा नहीं किया तो वहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी का स्थापना हो गया। जो अन्ना हजारे जो उसके संस्थापक रहे थे,
या फिर हम लोग कह सकते हैं जो वर्तमान में दिल्ली का चीफ मिनिस्टर्स हैं अरविंद केजरीवाल। तो ऐसा होता है कि कभी कभी दबाव समूह और आंदोलन का असर जो है जब सरकार पर ना पड़े तो कभी कभी नए पार्टियों का गठन ये खुद कर लेती है। अगला असर हम लोग देखेंगे कि धनी व शक्तिशाली वर्गों के प्रभाव में आने से सरकार को रोकना। कभी कभी होता क्या है कि कोई भी चुनाव जो होते हैं राजनीतिक दल को बखूबी पता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो वैसे में होता क्या है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से वे लोग अरबों रुपया लेते हैं इस वादे के साथ कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है आप लोगों को कोऑपरेट करेंगे। तो प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि जो बड़े धनी लोग होते हैं, शक्तिशाली लोग होते हैं, उन लोगों के दबाव के वजह से बहुत सारे लोगों को नज़रअंदाज करके सिर्फ उसके लिए जो है कानून बना दिया जाता है। तो जब उसके लिए कानून बनती है और दबाव समूह को जब यह पता चलता है, जनता को जब यह पता चलती है तो वो आंदोलन खड़ा कर देती है और इससे फिर होता क्या है कि सरकार जो धनी और शक्तिशाली वर्ग के हित में कानून बना रही थी उसको पुनः फिर वापस लेना पड़ता है। अगला हम लोग यदि देखेंगे तो कई दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाया जाता है। कई ऐसे दबाव समूह हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो राजनीतिक दल नहीं है लेकिन वह राजनीतिक दल का हिस्सा जरूर होते हैं। जैसे आप सुने होंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कांग्रेस के मजदूरों का संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये बीजेपी का विद्यार्थी परिषद है। जैसे एसएफआई पढ़े होंगे, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये कम्युनिस्टों का जो है ये विद्यार्थियों का संगठन है। तो कई बार होता क्या है कि जो राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं वो खुद दबाव समूह का क्रिएशन करते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि दबाव समूह और आंदोलन का क्या असर पड़ता है राजनीति पे। सचमुच में यदि आप एक लोकतांत्रिक देश के अच्छे नागरिक हैं तो आप दिमाग में इस बात को रख लीजिए कि जब भी आपको अवसर पड़े कि नहीं यहाँ पर सरकार गलत कर रही है तो उसका विरोध करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि जब आप विरोध नहीं करेंगे तो वो आपकी जो खामोशी है बाद में आपके लिए कई प्रकार की समस्याएं खड़ा कर सकती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है ना, क्या अंतर है दबाव समूह और राजनीतिक दल में। तो देखिए क्या मूल जो अंतर है उसमें क्या है कि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ता। जो दबाव समूह है वो चुनाव लड़ता नहीं है ना। उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ सरकार से हमारी जो मांग है, हमारी जो आवश्यकता है, बस सरकार उसको पूरा कर दे, हमें कोई जरूरत नहीं चुनाव लड़ने का। लेकिन राजनीतिक दल जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, चुनाव लड़ना, है ना। जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और जो दबाव समूह होता है वो चुनाव नहीं लड़ता है। इसका अंतिम लक्ष्य अपनी हित पूर्ति होता है। हम पहले भी बता दें कि दबाव समूह जो है वो सरकार पर दबाव क्यों डालती है, सरकार बनाने के लिए नहीं डालती है, या फिर उसको मतलब अपने चुनाव लड़ने के लिए उस पर प्रेशर नहीं करती है। वो सिर्फ और सिर्फ उस पर प्रेशर क्यों करती है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, तो उसकी जो डिमांड है, उसका जो हित है, बस वो पूरा हो जाए। लेकिन इसका लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना होता है। हर राजनीतिक दल का एक ही मकसद होता है कि हम किसी भी तरह से चुनाव लड़ें, चुनाव जीत जाएं और हमारी सरकार बन जाए। इसके लिए लोग ना जाने कितने तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, है ना। कभी देखते होंगे कि बहुत सारे पैसे बांटे जाते हैं, पैसे के बल पे बनना चाहता है। बहुत सारे लोग को सालों लग जाती है संघर्ष करते करते, फिर भी जो है वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो राजनीतिक दल का जो अंतिम लक्ष्य है वो सत्ता प्राप्त करना और दबाव समूह का जो अंतिम लक्ष्य है वो अपने हित को पूर्ति करना। आगे की दबाव समूह आज संवैधानिक तरीके भी अपनाते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का हमेशा संविधान का पालन करना होता है। मान लीजिए कोई दबाव समूह है, सपोज दैट मजदूरों का दबाव समूह है जो सरकार को बोल रही कि हमारे मजदूरी दर जो है उसको बढ़ावे। सरकार नहीं सुनेगी तो ये कभी कभी असंवैधानिक तरीके भी अपनाती है, जैसे हड़तालें कर देगा, कहीं कहीं बसों में आग लगा देगी। तो अन्य तरीके के वैसे काम भी करने लग जाते हैं जो संविधान में लिखित नहीं होता है, यानी कि जो बिल्कुल असंवैधानिक होता है। लेकिन राजनीतिक दलों को संविधान का पालन करना अनिवार्य होता है, अथवा होगा क्या कि चुनाव आयोग जो है उसको चुनाव लड़ने से मना कर देगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। तो इस तरह से जो राजनीतिक दल जो होते हैं उसको संविधान को पालन करना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद है कि इसका सदस्य संख्या कम होता है। किसका सदस्य संख्या, तो दबाव समूह का। लाजमी है कि दबाव समूह, चूंकि दबाव समूह जो होता है वो किसी खास वर्ग का होता है, तो उसका संगठन तो उतना ही होगा ना जितना उसके संगठनों में उसके जो लोग रहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि शिक्षकों का दबाव समूह है तो शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, जितने शिक्षक हैं उतने ही रहेंगे। लेकिन राजनीतिक दलों में सदस्यों की संख्या जो है वो अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें
किसी खास वर्ग जाति धर्म को लेकर के तो राजनीतिक दल बनता नहीं है। राजनीतिक दल में कोई भी जाति धर्म के लोग जुड़ सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि कांग्रेस है, तो कांग्रेस में केवल मुस्लिम तो है नहीं, उसमें हिंदू भी रह सकते हैं, उसमें शिक्षक भी रह सकते हैं, उसमें विद्यार्थी भी रह सकते हैं, उसमें अन्य तरह तरह के लोग रह सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग इसमें जुड़ जाते हैं, जिसके वजह से इसकी संख्या जो है वो अधिक हो जाती है। और जो दबाव समूह में होता क्या है कि जिस वर्ग के लोगों का दबाव समूह है, उसी वर्ग के लोग सिर्फ जुड़ते हैं। इस तरह से उसकी संख्या जो है वो क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। आगे होता क्या है कि इसका प्रकृति अराजनीतिक होती है, चाहे ये जो भी काम करे, लेकिन ये राजनीति में कभी आना नहीं चाहती। इसका जो स्वभाव है वो राजनीति से थोड़ा परे होता है, इसको कोई मतलब नहीं होता है राजनीति से, है ना। लेकिन इसका जो प्रकृति है वो राजनीतिक होता है। ये हर वही काम करता है जिसमें इसको राजनीतिक फायदा हो। इसमें ये जो काम करेगा उसमें वही काम करेगा जिसमें इसके संगठन का हित हो। तो दोनों में अंतर है, दोनों के स्वभाव में, प्रकृति में अंतर है। इसका संगठन कमजोर होता है, किसका, तो दबाव समूह का। कमजोर क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोगों की संख्या कम होती है, लोगों की संख्या कम होती है। और इसके साथ ही साथ होता क्या है कि इनकी जो संगठन होते हैं ये पूरे देश में या पूरे राज्य में फैले नहीं होते हैं। तो जिससे होता क्या है कि जब ये कभी 1 महीना तक लगातार आंदोलन करते हैं या फिर जन संघर्ष करते हैं और सरकार नहीं झुकती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्वतः ये लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों का जो संगठन होता है वो काफ़ी जटिल होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, इसके सदस्यों की संख्या अधिक होती है और ये बिल्कुल जटिल होती है। चूंकि इसका मकसद है सरकार तक पहुंचना, तो यही कोई तो सरकार तक पहुंच नहीं पाएगा जब तक उसका संगठन जो है वो मजबूत ना हो। उसके बाद है इसमें लोगों की सदस्यता जो है वो बहुल होती है, इसमें सदस्यता जो है वो एकल होती है। देखो, सदस्यता बहुल का मतलब क्या हुआ कि दबाव समूह में एक व्यक्ति जो है अनेक दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है, लेकिन इसमें जो है एक व्यक्ति का सदस्य जो है वो एकल होता है। जैसे मान लीजिए कोई बीजेपी का है, चुनाव आ गया और वह जो है वोट दे रहा है बीजेपी का, उसी के पक्ष में प्रचार कर रहा है, तो वही व्यक्ति कांग्रेस का तो प्रचार नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। किसी न किसी एक ही पार्टी का वो सदस्य हो सकता है उस समय। लेकिन जो दबाव समूह के जो लोग होते हैं उनकी सदस्यता बहुल होती है। जैसे मान लीजिए कि हम एक शिक्षक हैं, तो शिक्षकों का जब कोई आंदोलन होगा तो हम उसमें शामिल हो जाएंगे। और जब शिक्षक होने के साथ साथ यदि हम खेती भी करते हैं तो अगला दिन यदि किसानों का कोई आंदोलन है तो वहां पर भी हम शामिल हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वह 2 या 2 से अधिक दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है, लेकिन इसमें जो है एक व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ एक ही राजनीतिक दल का सदस्य होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या संबंध है, क्या आपसी संबंध है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि दबाव समूह अपने हित पूर्ति के लिए सरकार या फिर उनके मंत्रियों से सीधा संबंध स्थापित करते हैं। कोई भी दबाव समूह का जो लोग होते हैं, मान लीजिए शिक्षकों का दबाव समूह है, या अपनी हित पूर्ति करने के लिए सीधा शिक्षा मंत्री या फिर सीधा मुख्यमंत्री या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बड़े मिनिस्टर्स हैं उससे वो सीधा संबंध स्थापित करना चाहेगा। इसी तरह से हर दबाव समूह यह चाहता है कि मेरा जो संबंध है वो सीधी सरकार से रहे, ताकि हम लोगों को ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता ना पड़े और सरकार सीधी हमारी बातों को मान जाए। जैसे मान लीजिए कि मजदूरों का एक संगठन है ना, मजदूरों का एक संगठन है, वो चाह रही है कि हम लोगों को जो मजदूरी दर है वो बढ़ाया जाए या फिर काम करने का जो अवधि है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। तो उनके जो संगठन के लोग हैं वो यही चाहेंगे कि मेरा संबंध जो है सीधा सरकार तक हो और हमें जन आंदोलन अधिक करने की आवश्यकता ना पड़े, ज़्यादा हमें दिक्कतें, हड़ताल, उपवास, अनशन वगैरह करना ना पड़े और सरकार जो है सीधे हमारी बात को मान जाए। तो हर दबाव समूह यह चाहती है कि हमारा जो सीधा संबंध है वो किससे हो रहे, सरकार से रहे या फिर मंत्रियों से रहे। दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि चुनाव के समय दबाव समूह राजनीतिक दलों को जन समर्थन करते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो यही दबाव समूह क्या करता है, राजनीतिक दलों को जन समर्थन करते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि जैसे मान लो किसानों का एक संगठन है, तो वो किसानों के संगठन आपस में बैठते हैं और वह तय करते हैं कि हमें कौन सी पार्टी को इस बार अपना जन समर्थन देना है। और जब वो तय हो जाता है कि हमें उस पार्टी को जन समर्थन देना है, तो उस पार्टी से कुछ वो वायदे ले लेते हैं कि आपको हम चुनाव जिताएंगे तो आप मेरे लिए क्या क्या करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जन समर्थन देने का काम कौन करता है बच्चों, तो दबाव समूह करता है। क्योंकि वह दबाव समूह का सदस्य होने के साथ साथ अपने देश का नागरिक भी है, तो चुनाव में वोट देना उसका अपना क्या कर सकते हैं कि उसका मौलिक अधिकार है। तो वे लोग चुनाव में क्या करते हैं
अनेक राजनीतिक पार्टियों को अपना जन समर्थन करते हैं। तीसरा हम लोग देख सकते हैं कि जन समर्थन प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल स्वयं दबाव समूह का निर्माण करती है। कभी कभी राजनीतिक दल करते क्या है कि जन समर्थन अधिक प्राप्त करने के लिए अपने से दबाव समूह का निर्माण करती है। जैसे बीजेपी हो गया तो उसका विश्व हिंदू परिषद है ना, और कांग्रेस हो गया तो उनका मजदूरों का एक अलग संगठन चलता है। इस तरह से हर पार्टी, जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ झारखंड में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा है ना, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासियों का एक अलग संगठन है, वह आदिवासी उनको सपोर्ट करेगा। आजसू है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, तो इनका छात्रों का अपना एक अलग संगठन है ना। इस तरह से जो राजनीतिक दल जो होते हैं वो स्वयं जो है दबाव समूह का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं कि दबाव समूह राजनीतिक दलों को चुनावी सम्मेलन या विरोध प्रदर्शन में भीड़ जुटाने में मदद करते हैं। जैसे जब चुनाव का बारी आता है तो जिस संगठन का संबंध जिस पार्टी से होता है और उस पार्टी का जब कोई नेता में सम्मेलन करने के लिए आता है, यानी चुनावी रैली करता है या फिर जुलूस प्रदर्शन करता है, तो उस समय ये जो दबाव समूह के जो लोग होते हैं इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है वहाँ पर भीड़ जुटाने में। चूँकि हर राजनीतिक दल जब चुनाव में आता है ना तो एक ही चीज़ चाहता है कि हमारे जब जन सम्मेलन हो उसमें तो बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग हमको मदद करें, हमारा नारा लगावे और हम अंत में हमें वोट करें। तो भीड़ बहुत मायने रखती है चुनावी सम्मेलन में भी और विरोध प्रदर्शन में। मान लीजिए एक सरकार है, जिस पार्टी की भी सरकार हो, तो विपक्षी पार्टी जो है कोई विरोध प्रदर्शन कर रही है सरकार के खिलाफ, तो वो क्या चाहेगी कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हो, है ना। तो जितनी ज़्यादा भीड़ रहती है विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रायः यह माना जाता है कि वह प्रदर्शन उतना ही सफल हुआ। चुनावी सम्मेलन में भी वही होता है कि जितना ज़्यादा लोगों की भीड़ होगी तो यह माना जाएगा कि इस बार जो है उस नेता को जीतने की संभावना उतनी होती है। मान लीजिए हमारे देश में मोदी साहब हैं, वो चुनाव करने के लिए आते हैं और वहाँ पर बिल्कुल गिने चुने लोग रहते हैं, मतलब लोगों की संख्या बहुत कम रहती है। तो यही तो मैसेज किया जाएगा कि इस बार शायद मोदी जी जो है वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो चुनावी सम्मेलन और विरोध प्रदर्शन, इन दोनों में राजनीतिक दल क्या करती है, भीड़ जुटाना चाहती है, और उसमें उसको मदद कौन करता है, तो दबाव समूह मदद करता है। तो इस तरह से नागरिक शास्त्र का यह जो 5वां अध्याय था जन संघर्ष और आंदोलन अब समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से हम समझाने में सफल हुए होंगे, और यदि आपको कहीं दिक्कत रही तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करें, हम आपकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।